नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिल गया, वेबसाइट पे वो लाइव हो चुका है। तमाम लोग ये तमाम तार बांधने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पे पता चल रहा है कि कैसे पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट का नेक्सस, यानी ये जो नापाक रिश्ता है सत्ता और साथी कारोबारियों के बीच, किस तरह से आम लोगों के अधिकार, आम लोगों की आज़ादी और आम लोगों के हित के ऊपर सीधे प्रहार कर रहा है। और इसी मुद्दे पर मेरे जैसे पत्रकार लगातार 10 सालों से सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किस तरीके से जो कॉर्पोरेट यानी कारोबारियों का पैसा सीधे सत्ता यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, जिसको आधे से भी ज्यादा 12,000 करोड़ से ज्यादा के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनमें 6,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को ये मिला है। और जाहिर तौर पर इसीलिए बीजेपी, जिसके पास तमाम तरह की सर्वशक्तिमान है बीजेपी, जो फिलहाल हमारे केंद्र में भी सत्ता में है और ज्यादातर बेशतर जो राज्य हैं वहां भी उनकी सरकार है, और तमाम तरह के जो हमारे लोकतांत्रिक और संस्थान हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इन सबको किस तरह से इस्तेमाल किया गया इन कारोबारियों को जो नहीं देना चाहते थे चंदा, खुफिया चुनावी चंदा, जो अब खुफिया नहीं बचा है। तो ये पूरा चंदे का धंधा, इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पहली परत खुली है, अभी अगली परतें कैसे हम पता लगाएंगे, और इसके मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं आपके पास लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं इस मुद्दे पर, जो खामोशी से काम कर रहे थे और अब आके उनके नाम, उनके चेहरे बाहर आने चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये वो योद्धा हैं जो आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पूनम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, खोजी पत्रकार हैं। पूनम और मैं साथ साथ एडीटीवी में भी काम कर चुके हैं, और पूनम वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कई बड़े इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने किए हैं। और ये नहीं कि एनडीए सरकार, यूपीए सरकार के दौरान भी उन्होंने, चाहे वो कारोबारी हो या सत्ता हो, उनका पूरा जो नेक्सस था उसको बाहर लाने का भी काम किया। काफी नाम और शोहरत है पूनम की, हालांकि अक्सर पर्दे के पीछे रहा करती हैं। पूनम वो पत्रकार हैं जिन्होंने अब नहीं 2018 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। आप सोचिए कि जबकि ये पूरा मामला प्रकाश में भी ढंग से नहीं आया था, तब से पूनम इसमें दिलचस्पी ले रही थी। अभी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद पूनम से हम बातचीत करते हैं। पूनम का ये यूट्यूब का वीडियो आप देखिए, उनका यूट्यूब का चैनल है एक्सप्लेन एक्स के नाम से। ये वीडियो आप देखें छोटा सा, फिर हम वापस आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहां पर मैंने ये पहला बॉन्ड खरीदा था। और मैं इस देश में पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसने ये बॉन्ड खरीदा था। और सिर्फ एक नहीं बल्कि मैंने दो बॉन्ड्स खरीदे थे। दूसरा बॉन्ड मैंने 9 अप्रैल 2018 में खरीदा था, और आप देख सकते हैं उसका डेट भी यहाँ लिखा है। इसके पहले कि मैं इस बारे में जाऊं, बताऊं कि कैसे, क्या हिडन नंबर, छुपा हुआ जो नंबर है वो कहाँ दिखता है, पहले मैं आपको थोड़ा इस बॉन्ड के बारे में बता दूं। ये बॉन्ड 1,000 रुपए का है। और इस दो बॉन्ड्स में अगर आप देखें, इस दो बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस दो चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं एज अ परचेजर गई थी, और कहीं भी आपको मेरा नाम पूरे बॉन्ड में कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो जब मैंने खरीदा इस बॉन्ड को, तो मैंने पूछा कि आप कहते हैं कि जो डोनर है, जो एसबीआई के ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि इससे क्या डोनर का नाम, पता, ठिकाना, सारी आइडेंटिटी छुपी रहेगी, आप इस बॉन्ड पे कहीं कुछ मेंशन नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बॉन्ड पे कुछ मेंशन नहीं होता, बस ये तारीख वो इसलिए मेंशन करते थे क्योंकि ये पता रह सके कि कब ये बॉन्ड खरीदा गया था, क्योंकि 15 दिन की वैलिडिटी होती है। और अगर इसको हम 15 दिन के बाद, या हम मतलब मेरा मतलब है पॉलिटिकल पार्टी इसे रिडीम करने जाती है स्टेट बैंक में, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा और इसका पैसा उनके पास नहीं जाएगा। ये इसके अलावा इसमें एक अमाउंट भी मेंशन होता है, 1,000 रुपए यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है। डिनोमिनेशन का मतलब ये कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो इस तरह से ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है। तो मैं ये बॉन्ड 1,000 रुपए में मैंने ये खरीदा था, और दूसरा बॉन्ड भी 1,000 रुपए में खरीदा था। अब आप सोचेंगे मैंने दो बॉन्ड क्यों खरीदा? जब मैं क्विंट में काम करती थी उस समय ये दो बॉन्ड्स मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि पहला बॉन्ड जब मैंने खरीदा 5 तारीख को,
तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने भी सोचा, मेरे जो एडिटर्स थे वहाँ पे उन्होंने भी सोचा कि इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि एक्चुअली में डोनर का नाम, पता, ठिकाना सब छुपा हुआ रहता है। सिर्फ़ केवाईसी का प्रोसेस मैंने फ़ॉलो किया था, जो कि पैन नंबर, आधार नंबर, तो वो बैंक के रजिस्ट्री में मेंशन्ड होके पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसके आगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है। तो जब ये बॉन्ड लेकर आई तो ऑफ कोर्स डिस्कशन हुआ मेरे एडिटर के साथ कि क्यों ना हम इसका एक फोरेंसिक टेस्ट कराएं, पता तो करें कि आखिर ये पेपर क्या प्लेन शीट ऑफ पेपर है या इसमें किसी और तरह का वाटरमार्क या कुछ और भी है। तो इसका एक फोरेंसिक टेस्ट हमने फिर करवाया, वो भी उस फोरेंसिक टेस्ट का भी मेरे पास रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैंने क्विंट में ही रिपोर्टिंग की थी। ये है उसका जो फोरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं काफी पन्नों का। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अल्ट्रा वायलेट रे के नीचे अगर आप बॉन्ड को देखें तो उसमें छुपा हुआ नंबर है। इस नंबर को आप दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। ये नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बट ये जब आप अल्ट्रा वायलेट रे में देखेंगे तो ये दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत सारे वाटरमार्क हैं इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर इस तरह के वाटरमार्क देख सकते हैं इसमें मेंशन है, जो कि वो आपको ऐसे रोशनी में नहीं दिखाएगा, दिखाई देगा, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है वो आपको अल्ट्रा वायलेट रे में दिखेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉन्ड में जो नंबर है वो कहाँ पर है। ये सीरियल नंबर, ये है मेरे पास एक अल्ट्रा वायलेट रे वाला टॉर्च, जो कि आपको अमेजोन पे मिल जाएगा आसानी से। और ये रहा बॉन्ड, ये बॉन्ड मैंने 5 तारीख को खरीदा था। तो ये जो नंबर है यहाँ पर छुपा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और नजदीक में लाकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर 012101। तो ये बॉन्ड जो मैंने खरीदा था 5 तारीख को, उसमें ये नंबर आपका मेंशन है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रे में दिख रहा है, लेकिन ऐसे आप देखिए ये नंबर कहीं भी नहीं दिखेगा, किसी हाल में नहीं दिखेगा। लेकिन रे के अल्ट्रा वायलेट रे में आपको बकायदा ये नंबर आसानी से दिख जाएगा। पूनम, दर्शकों ने ये वीडियो देखा, ये साफ तौर पर आप बड़ी सरल भाषा में समझा रही हैं। इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा भी होने की जरूरत नहीं है, आपको मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स की बहुत जानकारी भी जरूरी नहीं है, जितने आसान शब्दों में आपने समझाया। मुझे जो समझ नहीं आया वो ये कि आपको इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई। ये 2018 में तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं था, आपने क्यों खरीदा बॉन्ड? वो अरफा एक अंग्रेजी में कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। तो वो थोड़ा सा ना वो अंदर में शुरू से है, शायद जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। 20 साल हो गए अब तो, आपके साथ एनडीटीवी में थी तब से मैं हूँ इस प्रोफेशन में। तो जब ये मैं उस समय क्विंट में थी 2018 में, और मेरे एडिटर और मेरे बीच में जैसे ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, उस पर एक हमारी कॉन्वर्सेशन जैसे न्यूज रूम में होती वो हुई। एंड फिर मुझे कहा गया कि अब तो अभी तो बॉन्ड बिक नहीं रहा है, अभी बिकना शुरू होगा। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक खरीद लेते हैं, 1000 रुपए का ही तो है, जाके खरीद लेते हैं, जनता के लिए है, ऐसा तो कुछ नहीं कि आपको कॉर्पोरेट का ही होना है, सबके लिए है। तो जब ये बिका तो उसके पहले मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने एसबीआई के ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये एकदम गुप्त रहा जाएगा, डोनर का नाम नहीं होगा, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है। तो ठीक है, वो हो गया। फिर जब मैंने खरीदने का डिसीजन लिया, तब मैं एसबीआई के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में जाके मैंने खरीदा। वहां पर उन्होंने प्रॉपर केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया, और बॉन्ड देने से पहले उन्होंने चेक में पेमेंट लिया। चेक से ही 1000 रुपए मैंने पे किए, तब मुझे बॉन्ड मिला। अब उसके बाद जब देखा तो उसमें सिवाय डेट के और कुछ नहीं था, कोई सीरियल नंबर था ही नहीं। तो मुझे एक पल को लगा, मेरे एडिटर को भी लगा कि नहीं है कुछ, एकदम क्लीन है, ये एक्चुअली में गुप्त रखेंगे डोनर्स का नाम। लेकिन आज भी मुझे याद है वो वीकेंड, सैटरडे संडे में बैठ के सोच रही हूँ कि सही में इतना क्लीन है। वो होता है ना कई बार जो चीज सामने इतनी सुंदर दिखती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाला कहावत जो हो रहा है। तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, हो सकता है, लेकिन मैं इसका फोरेंसिक टेस्ट करवा लेती हूँ, क्योंकि और तो कोई चारा ही नहीं। और हम ये जानते हैं करेंसी में भी होते वाटरमार्क्स होते हैं कई तरह, तो एक बार देख लेते हैं, फोरेंसिक में पता चल जाएगा।
तो जैसे ही मैंने फोरेंसिक टेस्ट में दिया, तब जाके पता चला कि इसके अंदर एक छुपा हुआ अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है। उसका रिपोर्ट अभी भी आज भी मेरे पास है। वो मैंने ट्रुथ लैब से करवाया था और उन्होंने ये रिपोर्ट दी। अब मैंने एक बॉन्ड में तो पता चल गया कि ये हिडन है, अल्फा न्यूमेरिक है, यूनिक है, वो कैसे पता चलेगा? अब यूनिक प्रूफ करने के लिए मैंने दोबारा से बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड जब खरीदा तो पता चला कि ये एक्चुअली में यूनिक नंबर है। और जब ये स्टोरी की उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये नंबर एग्जिस्ट करता है बॉन्ड में और ये एक सिक्योरिटी फीचर के तौर पर है। तो आप ये प्लीज नोट करिए कि सरकार ने लॉन्च करते वक्त ये नहीं कहा कि इसके अंदर एक हिडन अल्फा न्यूमेरिक यूनिक नंबर है। ये पता और ये बात सामने तभी आई जब ये स्टोरी मैंने की, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे कमेंट या प्रेस रिलीज जारी किया था। तो ऑफ कोर्स ये अगर इतने ट्रांसपेरेंट थे तो पहले से ही बता देते कि ये नंबर है, इसको छुपा के रखने की क्या जरूरत है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूनम हम उम्मीद ये करते थे कि आम लोगों की भलाई के लिए होगा और इससे कहीं ना कहीं मैं बहुत इम्प्रेस भी हूँ कि भारत में देखिए गरीबों का ये देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जहाँ बात आती है, जहाँ डिजिटाइजेशन की बात है, हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से हम जो पश्चिमी देश हैं, जो एडवांस मॉडर्न कंट्रीज हैं, उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस साइंस का इस्तेमाल किया गया कि देखिए नंबर तो है लेकिन पोशीदा है, छिपा हुआ है। इससे मुझे याद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ने आज भी जो है इस मामले में साफ तौर पर फिर एक बार डांट लगा दी है एसबीआई को और कहा है कि वो नंबर हमें आप दीजिए। और दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्यों जो ये तमाम राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी आधी जीत है और आधी हार है, और इस आधी जीत और आधी हार के पीछे वही नंबर छिपा हुआ है जिस नंबर का जिक्र अभी पूनम कर रही है। क्योंकि अगर वो नंबर पता होगा तो किस कारोबारी ने, किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया ये पैसा, ये स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसी तार को ना बांध पाए इसलिए एसबीआई ये नंबर नहीं दे रही है। तो अब मुझे बताइए कि इस डांट के बाद आप ही कह रही हैं पूनम, पहली बात तो क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि यही नंबर जिम्मेदार है उस तार को बांधने के लिए? देखिए, ये एसबीआई ने आरटीआई के जवाब में खुद एक्सेप्ट किया है कि ये नंबर रिकॉर्ड होता है और ये रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि वो ऑडिट ट्रेल कर सके। ऑडिट ट्रेल आई एम श्योर आपके व्यूअर्स जानते हैं ऑडिट ट्रेल होता क्या है। बिकने से लेकर रिडीम करने तक, यानी कि जब तक इनकैश होता नहीं है उसका पूरा ट्रेल वो एक जगह रखेंगे। तो ऑडिटिंग के लिए उन्होंने कहा ये जरूरी है और सिक्योरिटी फीचर है ताकि किसी तरह का कोई भी फेक बॉन्ड ना आ जाए। तो अब जब एसबीआई ने खुद कहा है कि ये करते हैं और हरीश साल्वे जी ने भी कोर्ट में पिछले हियरिंग में कहा कि ये नंबर वो डिजिटाइज फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब आप डिजिटाइज फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं एक जगह, तो आपके पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अब ये नंबर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है क्योंकि पूरा बैंकिंग सिस्टम ही नंबर का खेल होता है। बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट ही नंबर पे करता है। आप चेक भी जब जमा करने जाते हैं कोर्ट में तो उस समय क्या होता है, चेक जमा करने के बाद आप चेक किसी को देने से पहले खुद नंबर रिकॉर्ड करते कि ये चेक नंबर मैंने इस फलाना इंसान को दिया। अब जब वो बैंक जाएगा तो बैंक वाला भी तो वो नंबर रिकॉर्ड करेगा, इस नंबर का चेक हमारे पास आया, और साथ में सिग्नेचर चेक करेगा और इस नंबर का चेक हमने क्लियर करके मनी ट्रांसफर करा फलाना अकाउंट में। तो नंबर तो बहुत उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसमें इन्होंने नंबर इसीलिए रखा है ना ताकि ऑडिटिंग हो सके। तो जब उन्होंने बेचा तब उन्होंने नंबर रिकॉर्ड किया, जब वो रिडीम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए तब वो नंबर को रिकॉर्ड करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर तो एक लैप्स है ना, मेजर लैप्स। क्योंकि आप तो कह रहे हो ये सिक्योरिटी फीचर, लेकिन आपने दोनों एंड पे उसको रिकॉर्ड तो किया है ना। अब जब ये डेटा, जैसे कि आपने देखा है कल इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा अपलोड किया है उसको मैं सिंपल तरीके से जल्दी से समझा देती हूँ। पार्ट 1, डेट, नेम ऑफ द परचेजर, खरीदार का नाम और डिनोमिनेशन। दूसरा में डेट, नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द डिनोमिनेशन। तो ये 3 कॉलम का डेटा है। अब ये 3 कॉलम के डेटे में अब एसबीआई को जो अगर वो सही तरीके से अगर सप्लाई करती है डेटा, उनको एक चौथा कॉलम ऐड करना चाहिए। डेट, name of the purchaser, serial number of the electoral bond, denomination, name of the political party, serial number of the electoral bond, तारीख एंड डिनोमिनेशन। तो जो ये चौथा कॉलम ऐड करेंगे तो आपको सिर्फ मैच करना है कि पूनम अग्रवाल ने 01 नंबर का बॉन्ड खरीदा तो वो क्या इनकैश हुआ, नहीं हुआ, या वो
पॉलिटिकल पार्टी के पास गया कि नहीं, तो आपको सिर्फ नंबर से मैचिंग करने की जरूरत है। तो ये नंबर एक तरह का ब्रिज होगा जी हाँ, मैचिंग में। नंबर की फिर तरह का ब्रिज होगा और ये बहुत अहम है। और पूनम, इसके अलावा इस पूरे डेटा, इस पूरे आंकड़े का मतलब ही नहीं बनता अगर ये हम ना स्थापित कर पाए कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है जो ये मिस कर रहा है, और इसीलिए ऑडिटर्स, पत्रकार, एक्टिविस्ट, उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि देखिए, मैं तो समझती हूँ एक पत्रकार के तौर पे कि सूचना पानी की तरह होती है। आप कितने भी 7 तालों में, 7 दरवाजों में बंद करें, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेती है। अब मुझे ये बताइए कि ये नंबर अगर मिल जाता है, क्योंकि कोर्ट ने भी डांट लगाई है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। आप एक पत्रकार के तौर पर क्यों ये समझती हैं कि ये बहुत अहम है, खासकर चुनावी चंदे में जिस ट्रांसपेरेंसी का हम जिक्र कर रहे हैं, आपके लिए क्यों अहम है ये जानना? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी, यही तो डेमोक्रेसी का एसेंस है। अगर आप डेमोक्रेसी में मानते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको कि पॉलिटिकल फंडिंग में रहे। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपने इतना चंदा किसी भी रूलिंग पार्टी को या किसी भी पार्टी को इसलिए नहीं दिया कि ताकि आपको सब किसी तरह का फेवर मिले। क्विड प्रो को आपने वो चंदा चंदे की तरह दिया या घूस की तरह दिया है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ भी चुके हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका ना कोई अस्तित्व है, ना कोई प्रॉफिट है, लेकिन उन्होंने करोड़ों में चंदा दिया है। कैसे दिया है? क्या ये शेल कंपनीज हैं? उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि शेल कंपनी का खतरा आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और आरबीआई ने उस समय कह दिया, 2017 में कह दिया, इस पे रिपोर्ट्स आई हैं कि इसका खतरा है, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ब्लैक मनी का खतरा है अगर ये स्कीम आ जाएगा तो और आरबीआई ने ये भी कहा था कि इसको डिजिटल फॉर्म में बेचे, अगर बेचे, और सिर्फ आरबीआई के पास ये हक होना चाहिए बेचने का, ना कि एसबीआई के पास, और इसे पेपर की तौर पे तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। तो आप समझिए, ये सारी चीजें जब आ रही हैं सामने, और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी, कैसे जनता को पता चलेगा कि इस कंपनी ने घूस दिया है या चंदा दिया है? वो चीज तो जानने का हमें पूरा हक है कि पूनम, आखिर मुझे क्या। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि शेल कंपनीज क्या होती है। और दूसरा, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि छोटी छोटी कंपनियां, अस्पताल, कोई गाजियाबाद का, कोई नोएडा का, कोई स्कूल, ये जो चंदा दे रहे हैं, एक कोई मनोज गुप्ता आके चंदा दे रहे थे 1,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, तो ये सब भी हम देख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी कंपनियां इतने ज्यादा पैसे कैसे दे रहे हैं? क्या वो किसी रूल्स रेगुलेशन से, कोई फाइनेंशियल ऐसा रेगुलेशन नहीं है जिसके जरिए वो बाउंड हो? मान लेते हैं किसी कंपनी का 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है, तो वो कंपनी 2,000 करोड़ कैसे दान कर सकती है? तो आप ये चीज मैं पहले बता दूं कि इस स्कीम को लाने के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। तो वो जो कैपिंग थी कि आप रफली 7% ही दे सकते हैं अपने कंपनी के प्रॉफिट का, वो कैप हटा दिया गया। यानी कि कंपनी चाहे लॉस में चले या प्रॉफिट में, आप चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था कि इसी का फायदा उठाती है शेल कंपनी। अब आपने पूछा शेल कंपनी क्या होती है? शेल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका काम ही पैसा घुमाना होता है। वो कंपनी होता है, फ्रंट की तरह काम करती है किसी एक बड़े कंपनी के लिए। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो पैसा खुद ना देकर वो पैसा रूट करती है इन शेल कंपनीज के जरिए। और ये शेल कंपनीज कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, कोई तरह का काम नहीं करती, सिर्फ ये काम करती है कि वो कंपनी पैसे घुमाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम प्राइमरली इन शेल कंपनीज के थ्रू होता है, ताकि जो मेन डोनर है, जो मेन बड़ी कंपनी है, उसका नाम सामने ना आए। जी हाँ, हम देख रहे हैं उस तरह की कंपनियां जिनकी पूरी फहरिस्त तैयार हो गई है, जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि ईडी ही भगवान है। इस तरह के जोक्स भी मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे काफी चल रहे हैं कि एक भगवान की तरह काम कर रहा है ईडी, और हर तरफ मौजूद है, हर तरफ उसके लोग हैं, वो सब कुछ जानता है, वो कुछ भी कर सकता है, सबको डरा सकता है। तो ये उस तरह की कंपनियां भी हैं कई, जिनके लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उन कंपनी के प्रोमोटर्स, और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो न सिर्फ कि क्विड प्रो को जिसे हम कहते हैं, यानी कि लेन देन का मामला, कि कंपनी ने पैसा दिया और सरकार ने उनको फायदा दिया, बल्कि एक तरह से धमकाने का, रंगदारी का काम भी चल रहा है, एक्सटॉर्शन का काम चल रहा है, हफ्ता वसूली हम जिसे कह सकते हैं कि चलिए आप अगर ऐसा करते हैं तो आप सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बाकायदा जो लॉटरी वाले साहब हैं सैंटिएगो, ये तो सीधे इनके बेटे ने पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ पर उभर रहे हैं। तो इस तरह की कंपनियां भी हैं, और आप ये कह रही हैं पूरा एक गोरख धंधा
ये समझ में आ रहा है यहाँ पर सत्ता और कॉर्पोरेट के बीच में। अब मुझे आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब यहाँ से आप इस पूरे ये आंकड़े को और इस बहस को कहाँ जाते हुए देख रही हैं? चुनाव से 1 महीने पहले हम बैठे हुए हैं। देखिए, चुनाव तो है, सबको पता है। अब मुद्दा ये है कि एसबीआई देती कैसे है डेटा। मैं किसी के दिमाग में आइडिया नहीं डालना चाह रही आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, बट डेटा कैसे प्रोवाइड करती ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसा ना हो वो एक पीडीएफ फाइल में सारे नंबर लिख के दे दे कि ये लीजिए सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर। क्या करिए आप, उसका कोई कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 में चौथे कॉलम में मेंशन होना चाहिए, दोनों में, तभी आप उसको टैली कर सकते हैं। नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब ऐसा ना हो कि वो कहें कि भाई ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रहे सारे इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर, रख लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो और भी तरीके हैं जो हो सकता है अपनाया जाए, नहीं अपनाया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमारे पास अगर अब डेटा आता है तभी उसका कोई मतलब होगा, अगर ये दोनों पार्ट में बकायदा अलग अलग मेंशन हो और उसको हम टैली कर सके, नहीं तो उसका मिलान या मैचिंग पॉसिबल नहीं है। और पूनम, मैं तो हैरान हूं कि ये जो मैचिंग है ये तो खुद एसबीआई को करके देना चाहिए था सीधे तौर पर। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है कि उन्हें खुद मालूम था कि अगर ऐसा करेंगे तो इतना बड़ा पर्दाफाश होगा। लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश को इन्होंने बेवकूफ समझा है कि अपनी अक्ल हमने गिरवी रख दी है कि हमें पता नहीं है। सिर्फ एसबीआई के जो 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं सिर्फ वही जानते हैं, या सरकार में बैठे हुए जो ऑडिटर्स हैं और जो इकोनॉमिक्स जानते हैं सिर्फ वही जानते हैं, और हम सबके पास, हम दोनों के पास कोई अकल नहीं है। अब ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि एसबीआई क्या सोच रही है, लेकिन एसबीआई बहुत कुछ सोच रही है। देखिए, ये जो रिकॉर्ड भी सामने आपके पास है पीडीएफ, ये भी उन्होंने अलग से बनाया है, ये कोई उनका ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। आप देख के समझ सकते हैं, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से नहीं रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये पीडीएफ फाइल उन्होंने बकायदा अलग से बनाया होगा, और ऐसे आई डोंट थिंक सो इस तरह से मेंटेन किया जाता है। आई कुड बी रॉन्ग। मैं तो एज अ लेमैन देखकर समझ पा रही हूँ कि बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही माइन्यूटली काम करती है, एक एक नंबर को बहुत ही केयरफुली नोट डाउन करती है। तो अगर इन्होंने ये डेटा अलग से बनाया है तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर डालने में उनको ज्यादा जहमत होनी नहीं चाहिए कि वो डिजिटल फॉर्म में है तो उसको कट कॉपी या कॉपी पेस्ट करके वहां पर एक कॉलम बनाकर आप दे दीजिए, हम सबका बहुत काम हो जाएगा उससे। बच जाएगा काम। आप भी इंतजार काम बहुत काम बहुत बच जाएगा, और शायद सुप्रीम कोर्ट की फटकार वापस से ना पड़े उनको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भाई हम मांग रहे हैं। मतलब मैं खुद हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट सोचिए बार बार कह रहे हैं, बेचारे खुद परेशान हो गए, जज बोल रहे हैं बार बार कि वी हैव आस्क्ड फॉर ऑल डेटा, आपने नंबर क्यों नहीं दिया। मतलब वो भी परेशान है कि एक ही चीज हम बार बार क्यों कह रहे हैं आपको। आज की हियरिंग में बहुत क्लियर था कि आपसे हमने मिस क्यों मुझे किया। लगता है कि अदालत ने तय कर दिया है कि अब की बार इनसे निकलवा के रहेंगे। और मुझे फिर से गोविंद माथुर जो फॉर्मर जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था और मैं बार बार भूल नहीं पा रही हूँ जब उन्होंने कहा कि अदालत के पास इतनी ताकत है कि एसबीआई के हलक से जाकर डेटा निकलवा सकता है। और मुझे लगता है वो हलक से निकालने की बारी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करती हूँ, हमारे दर्शक भी इंतजार करें। और दौरान जबकि आप इंतजार कर रहे हैं, पूनम अग्रवाल का ये यूट्यूब चैनल है एक्सप्लेन एक्स, इस पे पहले से ही 12,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मैं देख रही हूँ। रातों रात आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं और हजारों की तादाद बस एक महीने पुराना है मेरा चैनल, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर, एंड आई विश कि मैं ऑनेस्टली इसी तरह काम करती रहूं और अपना काम यहाँ पर। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ऐसे ही काम कर सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर जर्नलिज्म पूनम, और दर्शकों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए थैंक यू।